हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फाइट यूट्यूब चैनल से। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के भूगोल के पहले टॉपिक संसाधन एवं विकास को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझेंगे। और इस वीडियो में हमारा मेनली कंटेंट रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। तो उसी बुक को हम वन बाय वन समझेंगे, हर टॉपिक को एकदम सिंपल और आसान भाषा में, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधन। तो इसको इंग्लिश में हम जनरली बात करें तो संसाधन को हम कहते हैं रिसोर्स। क्या कहेंगे? रिसोर्स। तो अब ये संसाधन है क्या? क्या संसाधन का होना हमारे जीवन में जरूरी है? क्या इसके बिना जीवन हो नहीं सकता? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें तो संसाधन वो चीज है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करता है, जरूरतों को पूरा करता है। तो हम हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब यहाँ पे हमें जो भी चीज डे टू डेली लाइफ में जरूरत है या नीड है, जो भी चीज मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब वो टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो। अगर वो प्रौद्योगिकी रूप से वो नहीं बन सकता तो हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, इकोनॉमिकल रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जो कल्चरल एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा संसाधन बनाया जो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसाधन है। तो जनरली बोर्ड मार्क्स में 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। तो हमें सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि जो भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करे वो जनरली क्या है? संसाधन है। सामान्यतः उसे संसाधन ही कहा जाता है। और इसके भी कंडीशन है, जो प्रौद्योगिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य होने चाहिए, वही मेनली क्या है? संसाधन है। हमें हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं की अगर बात करें हमें, तो एक तरह से तीनों घटकों पर निर्भर करते हैं। पहला है भौतिक पर्यावरण, जो फिजिकल फीचर्स है, ये नेचर है आपका। फिर ये उस पर टेक्नोलॉजी अप्लाई होगा कि वो मशीनरी पार्ट्स या टेक्निकली वो मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं नहीं, और तब वो संस्थाएं उसे बनाएगी। सो जनरली अगर हम बात करें तो संसाधन को हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि ये दो भागों में से दर्शाया गया, प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। मानव निर्मित या जिसे हम मानवीय भी कह सकते हैं, और मानव निर्मित भी, और खुद एक मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है। तो अगर हम जनरली देखा जाए, इसे हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और नेचुरल का उल्टा आर्टिफिशियल, जो मानवीय हो। और एक खुद है मानव भी एक तरह से अपने ही संसाधन है। जितने भी प्रकार के संसाधन है उन सब में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन अगर कोई है तो वो मानव ही है। तो वन बाय वन करके हम समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन को हम सामान्यतः 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है नवीकरणीय योग्य, जिसे हम पुनः बना सकते हैं या वापस से यूज करने लायक। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य, जिसे वापस नहीं बनाया जा सकता। इसे इंग्लिश में हम रिन्यूएबल को नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय योग्य। तो सबसे पहले बात करें तो नवीकरणीय एक सतत होते हैं और एक जैविक होते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो सतत मतलब है आपका अबायोटिक, और जैविक मतलब बायोटिक। अबायोटिक कहने का मतलब है कि जहाँ पे पवन, जल या पत्थर, ये सब जितने भी हैं जिनमें जीव नहीं होता है, मतलब नॉन लिविंग होते हैं, सजीव नहीं होते हैं, तो ये आपके सतत आ जाएंगे। जैविक मतलब ये भी 2 भागों में इसको खंडित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति जो वन, फॉरेस्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल है। और दूसरा है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, जो जैविक है, जिनमें सजीव प्राणी है। तो सजीव 2 प्रकार से होते हैं, पेड़ पौधे वन, और दूसरा जो चलने फिरने लायक है। तो इन्हें हमें जनरली नवीकरणीय के जैविक संसाधन में कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें अनवीकरणीय, जिसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, इसे भी दो, एक पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। मतलब जैसे धातु, तो इसको हमें बार बार रिफाइनरी या किसी भी चीजों से कर सकते हैं, तो ये पुनः चक्रीय है। फिर अगर हम बात करें अचक्रीय जीवाश्म ईंधन, तो
पेट्रोल, डीजल, ये सब ऐसे जीवाश्म ईंधन है जो एक समय आने पर इनकी मात्रा घट सकती है। ये है अचक्रीय। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मानवीय संसाधन की। एक होंगे संरचनाएं और संस्थाएं पर निर्भर करेंगे और दूसरे मात्रा एवं गुणवत्ता पे। तो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन भी उसके संरचना और इंस्टीट्यूशंस क्या बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और एक क्वालिटी एंड इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मात्रा एवं गुणवत्ता पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध में निहित होते हैं। मतलब हमारे प्राण में जितने भी वस्तु होते हैं उसके रूपांतरण, उसके ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। ये आपके नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रकृति पे, फिर इसके प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की, और संस्थाएं, ये सभी एक तरह से पारस्परिक क्रियात्मक संबंध एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मतलब अगर हम बात करें जनरली पेट्रोल, डीजल, आज से ठीक है 1000-1500 से पहले ये सब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था। इवन हम कह सकते हैं कि मशीनरी पार्ट्स भी नहीं थे। तो क्या उस समय ये जो जीवाश्म ईंधन है क्या ये संसाधन में आते थे? जी उस समय नहीं माने जाते थे, क्योंकि पेट्रोल डीजल मनुष्य के काम में यूज नहीं होते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी प्रकृति से निकलते हैं ये मशीनरी पार्ट्स या टेक्नोलॉजी जो बनाए गए हैं मानव के द्वारा, उन्हीं से इन्हें निर्माण किया जाता है। और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करें। संस्थाएं इन सभी संसाधन को इसलिए भी बनाती हैं क्योंकि उनकी आर्थिक या इकोनॉमिकल जो कह सकते हैं ये ओरिएंटेशन का काम करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संस्थाओं को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब इस धरती पर मानव ही सबसे बड़ा हम संसाधन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सभी संसाधनों का मुख्य श्रेय अगर किसी को जाता है तो है मानव को। क्योंकि अगर हम बात करें ठीक जब स्टोन एज चल रहा था, स्टोन एज मतलब पाषाण युग है, तो उस समय मनुष्य को न आग के बारे में पता था न लोहा के बारे में, लेकिन ये वही मनुष्य है जिसने समय के अनुसार हर चीजों का विकास किया अपनी आवश्यकता के अनुसार। आज ये वही मनुष्य है जो चंद्रमा या बाकी अन्य ग्रहों पे भी जा चुका है। मशीनरी पार्ट रोबोट्स की तरह है खुद अपने। सो इस धरती पर बहुत सारे जीव आए और गए जिनमें डायनासोर को भी हम कह सकते हैं, लेकिन मानो इतना कोई भी बुद्धिमत्ता का नमूना किसी ने पेश नहीं किया। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं इतिहास के पन्नों में न डायनासोर एरोप्लेन बनाते थे, न उन्होंने कंप्यूटर बनाया, न कुछ, लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज करके उन्होंने बहुत सारे संसाधनों का निर्माण किया। एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माता भी वही है, भोक्ता भी वही है, और सबसे ज्यादा अगर पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा है तो वही है मानव, जिसे हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। वही चीज बताया गया है कि ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो खुद ही मानव सबसे बड़ा रिसोर्स है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। जो भी चीज मिलता है पर्यावरण में तो उसे अपने यूज के लिए देखते हैं कि क्या ये हमारे इस्तेमाल के लिए है या आवश्यकता को जरूरतों को पूरा कर सकता है, नहीं कर सकता, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो इसको हम अगर हम बात करें तो 4 चीजों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला चीज है उत्पत्ति के आधार पर कि इसकी ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। तो ये जैविक और अजैविक, जिसे हम बायोटिक या अबायोटिक कह सकते हैं, सजीव या निर्जीव। दूसरा संपायता के आधार पर, मतलब नवीकरणीय योग्य या अनवीकरणीय योग्य, कितना कोई चीज खत्म हो सकता है, नहीं, वही संपायता है। जो खत्म होने वाला है या जो नहीं खत्म होने वाला, नवीकरणीय योग्य या अनवीकरणीय योग्य। तीसरा बच्चों स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर देखा जाए इसे भी 4 भागों में, एक है निजी व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल कह सकते हैं, दूसरा सोसाइटी सामूहिक,
और तीसरा हम कह सकते हैं कि देश, राष्ट्र भर, और चौथा है आपका अंतरराष्ट्रीय। तो वन बाय वन करके समझेंगे आगे टॉपिक में। चौथा है बच्चों विकास के स्तर का, मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करें, ये संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोश, इन चीजों पे ये वर्गित किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें संसाधनों का विकास। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हो गए हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डे टू डेली लाइफ के लिए ना संसाधन हर किसी के लिए जरूरत है। और लोगों की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आज प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, तो लोग बिना संसाधनों के जीवन भी जीना एक तरह से मुश्किल हो गया। अगर हम बात करें सरफ, साबुन या कोई भी चीज, ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही, केमिकल यूज के द्वारा ही बनाया गया, चाहे कोलगेट हो, सरफ साबुन हो, तो ये चीज तो एक तरह से मानव जो है पूरी तरह से निर्भर हो गया इन पे। सो ऐसा विश्वास किया जाना था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। ये बात सच है कि जो भी संसाधन है मनुष्य बनाए हैं वो सब प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन इसका क्या है कि मानव की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन संसाधनों का जो उपयोग है ये कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड हो गया, जिसके कारण से ना बहुत सारे प्रकृति को पहुंचानी मानव के द्वारा ही किया गया है। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न या संसाधन ही अमीर और गरीब में बढ़ गया है। तो रिसोर्स भी अब लिमिटेड लोगों के पास ही आ गया है। जैसे पेट्रोल डीजल का ज्यादातर यूज है जो है ये शहरी क्षेत्र के लोग या अमीर लोग कर रहे हैं। वैसे ही किसी भी देश की बात करें तो सबसे ज्यादा संसाधनों का उपयोग जो है ये अमीर लोगों के द्वारा किया जा रहा है गरीबों की अपेक्षा। तो जनरली ये 25% का आंकड़ा माना जाता है, और अमेरिका में ये 45% तक का आंकड़ा पहुंच जाता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गए, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ये सब जो है ना, जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी, इस पे भी सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है। जैसे भूमंडलीय तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मेन कारण क्या है? वायु प्रदूषण का बढ़ना, और प्रकृति जो दिन प्रतिदिन मनुष्य द्वारा गंदा होती जा रही है उसके कारण। सेकंड वन की बात करें, ओजोन परत अवक्षय, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और इसकी जो लेयर है ये हमारे सूर्य के परावरी पैराबैगनी, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, इससे हमें बचाता है। ये चर्म रोग, अगर ये नहीं ओजोन परत होगा तो हमें बहुत सारे चर्म रोग हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ओजोन प्रोटेक्शन से शील्डिंग का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का। वैसे ही पर्यावरण प्रदूषण बहुत प्रकार के हो रहे हैं, जल, थल, वायु, और भूमि निम्नीकरण, लैंड का भी मिस यूज किया जा रहा है। सो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तक, देशों तक द्वारा संसाधनों का वर्तमान धोरण जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाली जो भविष्य है या पीढ़ियां हैं उन्हें सिर्फ हम किताबों तक ही बता सकते हैं कि ये पेट्रोल डीजल या फिर ये संसाधन भी हुआ करते थे, लेकिन भविष्य में इनका लोग सिर्फ म्यूजियम में किताब या ग्रंथों या साहित्यों में तक ही सीमित रह जाएगा। आने वाली पीढ़ी अगर यूज नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे देशों द्वारा इसका मिस यूज अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि सतत विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये है क्या। ये जनरली बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए
को वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। मतलब हम बिना नेचर को या हम अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम रिसोर्सों का मिनिमम जो यूज करें ना, यही है सतत पोषणीय विकास, जो कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उन्हें भी उनके लिए भी वो संसाधनों को रहने दें। अब अगला केस है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन था। और ये है क्या, इसकी अगर हमें एग्जैक्ट स्टोरी की बात करें ना, तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक नासा से रिटायर्ड साइंटिस्ट थे और उन्होंने जब अंटार्कटिका महाद्वीप पर ऐसी छुट्टी के समय जब बिताने गए तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम नेचर पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें ये चीज ज्ञात हुआ कि जो ओजोन परत है ना, ये डे बाय डे पतला होते जा रहा है, थीन होते जा रहा है। और ओजोन परत का पतला होना ये अच्छी बात नहीं है, संकट का विषय है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो परत है एक तरह से प्राकृतिक शील्ड है। वो हमें बहुत सारे हार्मफुल किरणें, जिसे हम कह सकते हैं पराबैंगनी किरणें, उन्हें उनसे बचाता है। अगर ये पराबैंगनी किरणें ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो सभी मनुष्य को चर्म रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं और भी तरह तरह की बहुत सारी बीमारी। तो ओजोन लेयर एक तरह से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये पतला हुआ था अंटार्कटिका महाद्वीप में, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, जियोलॉजिस्ट लोग को भी नहीं पता चला, एक रिटायर्ड साइंटिस्ट को ही पता चला। और उन्होंने 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किया, उनको लगा कि कहीं मेरा मशीन खराब तो नहीं है। और उन्होंने देखा कि जो डॉप्सन यूनिट होता है, जिसको डीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी तब भी पतला ही था। तब उस साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल लेवल पे ये उन्हीं के बोलने पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि ओजोन लेयर परत हो गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे ब्राजील के जो एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पे सबसे पहले जून 1992 ईस्वी में 1992 में 100 से अधिक देशों द्वारा ये मीटिंग किया गया। तब हम समझते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हर देशों को ना मिनिमम यूज करने के लिए ये बताना कि अगर आप इसका निम्न यूज नहीं कीजिएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि ओजोन लेयर को चाह के भी हम रोक नहीं पाएंगे, कि ये नेचुरल है। इसको सबसे ज्यादा जो गैस से हार्मफुल करता है वो है CFC। अब CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? C से होता है क्लोरो, F से होता है फ्लोरो और C से होता है कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इसका मुख्य कारण बताया गया। तो हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई। और 21वीं शताब्दी में ना हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी को चलते हुए हुआ था एजेंडा 21। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं। तो एजेंडा 21 को देखते हैं कि ये जनरली एक प्रकार से घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समिति, जिसे UNCED कहा जाता है, कि तत्व मेंबर राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत किया गया था कि 21वीं शताब्दी में हर देश के मतलब हर देश के लोगों को कैसे मिनिमम यूज करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता और इस सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति गरीबी रोगों से निपटना था। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये लाइन जरूर आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में कि ये क्षति गरीबी रोगों से निपटना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, इसका ही ऑब्जेक्टिव था। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो हर देश को अपना एजेंडा 21 तैयार करना था। अब संसाधन नियोजन,
ये है क्या तो सबसे पहला चीज है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब एक तरह से प्लानिंग होना चाहिए रिसोर्स का, रिसोर्स प्लानिंग जिसको हम संसाधन नियोजन कह रहे हैं। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, मतलब भारत एक हमारा ऐसा देश है कि हर प्रकार की डाइवर्सिटी, हर प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, चाहे धर्म हो, जाति हो, वेशभूषा हो, हर चीजों में। और यहाँ पे हर राज्य में ना अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, क्योंकि अ, अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल रूप से ना जिस जगह पे जो चीज फेमस होता है ना उसे जीआई टैग दिया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें लीची, तो लीची सबसे ज्यादा आपके बिहार के मुजफ्फरपुर इलाका में मिलता है, उसे जीआई टैग मिला गया है। जैसे सहरसा में आपको मखाना मिलता है, जो कि पूरे भारत में 85% अकेला वो करता है। ये जो जीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको कहा जाता है जोग्राफिकल इंडेक्स। क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जो कि भौगोलिक रूप से खासकर उसी जगह पर मिलता है। तो वही चीज है कि हमारे भारत में ना बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, बहुत अधिक विविधता है। ये और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की प्रदान के संदर्भ में आत्मनिर्भर, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन अभी भी कम है। उदाहरणार्थ अगर हम बात करें, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर मात्रा है। अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब 4-5 राज्य की बात करें ना, तो पूरे भारत का 95% जो लोहा है इन्हीं 5 राज्यों में है, बाकी 5% बाकी राज्यों में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके प्रचुर भंडार है, चाहे लोहा का हो, कोयला का हो। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पास ही मिजोरम है, वहाँ पर सबसे ज्यादा मौसम मेघालय में बारिश होती है। और जल संसाधन भी ब्रह्मपुत्र रिवर भी चाइना से जो सांगपो रिवर आता है सबसे पहले वही एंट्री करता है, परंतु मूल विकास की कमी भी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है। अब देखिए सरकार ने क्या किया कि राजस्थान एक ऐसा गर्म क्षेत्र है जहाँ पर डे का टेम्परेचर 50 डिग्री तापमान होता है और नाइट का टेम्परेचर ये 0 डिग्री चल जाता है। तो मतलब ना दिन में रह सकते हैं नहीं रात में नॉर्मली। तो अब यहाँ पे तो कोई रहना नहीं चाहता, तो अब क्या इस जगह का मिसयूज होगा क्या, इसी छोटी जगह। तो सरकार ने बहुत अच्छी चीज किया कि वहाँ पे सोलर पावर प्लांट और विंड मिल लगा दिया, जहाँ पे टर्बाइन घूमने से आपके विंडमिल से एनर्जी जनरेट हो रहा है और वहाँ पर सोलर पैनल से भी ऊर्जा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से ना प्राकृतिक जमीनों का यहाँ पे सदुपयोग किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थलीय देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। मतलब अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख में लेह नाम का जगह आता है। लद्दाख जनरली 2 जिला है, एक है आपका कारगिल, दूसरा लेह। तो लेह में सबसे कम बारिश होती है भारत में, और दूसरा नंबर पे है राजस्थान। तो वही है कि यहाँ पे ना जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का सीमांत प्रदेश के अन्य भागों से अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। सो भारत में अगर हम बात करें तो संसाधन नियोजन तो भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मतलब गवर्नमेंट को प्लानिंग करना ना कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स ज्यादा है, कहाँ पे कम है, और कौन से रिसोर्स को हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसका एक तरह से मानचित्र मैपिंग करना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना कि कहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, मापन करना। तो संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजिकली स्किल्स और इंस्टीट्यूशन ये सभी डिपेंड करेगा। प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना।
कि वो संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, ये चीज को दर्शाता है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय से ही प्रयास किए गए हैं। तो बोलिए सर, ये पंचवर्षीय योजना क्या है और इसे इस चैप्टर में क्यों दर्शाया गया है? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे पहले आपके रूसी क्रांति में व्लादिमीर लेनिन थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले ना रूस में ये पंचवर्षीय योजना लाया था। इसके तहत ये है कि गवर्नमेंट 5 सालों पर ना स्पेसिफिकली इन सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करेगा, ये पॉलिसी लाएगा, फिर 5 सालों के बाद दूसरे सेक्टर में। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी ना सबसे पहले सन 1951 में, सन 1951 में ये आपके सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लाया था और 51 से चलकर ये 56 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था आपका कृषि। क्या था ये? कृषि। सो अगर किसी को कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे। जी ऑल क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपके 56 से 62 तक, सॉरी 61 तक है, ये थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आपका औद्योगिक, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज। फिर सबसे फेलियर अगर माना जाता है तो ये है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, सबसे फेलियर माना जाता है। क्योंकि अब बोले सर तृतीय पंचवर्षीय में फेलियर क्यों माना जाता है? इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें 1962 से ऑनवर्ड से आपके 67 तक था। इसमें जनरली आपके इंडो चाइना वॉर हुआ, फिर बंगाल फेमाइन भी देखने को मिला, और भी मतलब भारत में सूखा, बाढ़ और चाइना वॉर इमरजेंसी सबसे पहले लगा, जिसके कारण ना सबसे जीडीपी और बिजनेस पे भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, सबसे फेलियर। तो आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कहाँ हुई थी? तो 1951 में। और इसका मेन जन्मदाता देश कौन है पंचवर्षीय योजना का? तो ये है रूस। अब भारत सरकार ने उसी देश की इस आइडियोलॉजी को लिया था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना था इंडस्ट्री, और सबसे हाईएस्ट फेलियर अभी तक का जो है वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता या आवश्यकता आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी प्रबंधन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है, जो जिसमें रिसोर्स कम है लेकिन फिर भी वो विकसित है, डेवलप है। तो अगर हम बात करें उपनिवेशन का इतिहास में बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रगति उपनिवेशकारियों ने देशों ने बेहतर सहायक निवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया में, अगर 1612 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था भारत में निवेश करना, बिजनेस करना, उसके फायदों को उस कच्चे माल भारत से जो उन्होंने व्यापार के जरिए गेन किया उसको अपने देश में ले जाकर बेचना, वो भी में इससे 100 गुना 500 गुना कीमत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। लेकिन उपनिवेशकारियों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत में व्यापार करने तो आए लेकिन इन्हें हमारे पूरे देश को गुलाम बना लिया, मतलब एक तरह से ट्रेड से पूरा टेरिटरी को ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो वही चीज आपको दर्शाया गया है कि अपना आधिपत्य स्थापित किया, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयोग करके विकास और संस्था परिवर्तन किया जाए। तब वहां संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब पर वो किया है। अतः
भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। मतलब ऐसे ही भारत में संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं है, इन टेक्नोलॉजी का भी रोल है अपना, मानव संसाधन की क्वालिटी ऑफ पीपल, मानव की गुणवत्ता कहने का मतलब है ना, यहाँ पे हमें कौशल मानव की बात कर रहे हैं जो स्किलफुल है। सिर्फ भीड़ होना ही काफी नहीं है, एक कौशल युक्त अगर भीड़ रहे तब देश की प्रगति हो सकती है, और ऐतिहासिक अनुभव भी रहा है। सो ये सब चीजें। अब हम बात करेंगे क्या संसाधनों को बचाना या संरक्षित करना जरूरी है। यस, जरूरी है, क्योंकि संसाधन किसी भी तरीका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन अगर उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, ये सब भी है कि अति उपयोग के कारण नहीं हो रहा है। सो जनरली तो भूतकाल से संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने, गांधी जी ने बोला था ना कि धरती पर ना इतने संसाधन हैं कि लोगों के नीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन लोगों की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते। नीड मतलब आवश्यकता, ग्रीड मतलब लालच। तो ये चीज है ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा था कि कथन किसका है कि इस धरती पर जितने संसाधन है लोगों की आवश्यकता को तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन आलोचक नहीं। तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। एक बार हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच मतलब ग्रीड को, आवश्यकता मतलब नीड की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो वही चीज है कि लोग इस धरती पे जितने संसाधन लोगों की आवश्यकता को तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन लालचों को नहीं है। ये फेमस कथन है आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का ह्रास किया जा रहा है। लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की संस्थात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है संसाधनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग में। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध है और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे गांधी जी। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में सबसे पहली बार की गई थी। ये था क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 ईस्वी में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तिका में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के बाद फिर से पुनरावृत्ति की कि गांधी जी का ये कथन था कि लोगों की लालच को पूरा नहीं कर सकता, आवश्यकता को पूरा करने के संसाधन है ही। 1987 में ब्रंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषण विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। मतलब हमें मिनिमम यूज करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका इस्तेमाल कर सके, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी का इन्होंने बात किया था और ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान वीडियो इंजीनियरिंग का है, प्राचीन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। भू संसाधन, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, भू संसाधन। आज के इस वीडियो में हम यही रहने देते हैं, अगले ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट है आपको एक बार कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। जय हिंद।